अब स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर के बाद हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था स्टीरियोकेमिस्ट्री और इसके बारे में देखा था हम लोगों ने स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है। जब किसी एक सॉल्वेंट से किसी एक प्रोटिक सॉल्वेंट से जब पोलराइज लाइट क्रॉस करेगी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसके रोटेशन होगा, ठीक है। एंड उसका रोटेशन जो होता है वो जब राइट साइड में मूव होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड जब लेफ्ट साइड में मूव होगा उसे हम कहेंगे लीवो रोटेटरी, ठीक है। फिर हम लोग देखे थे स्टीरियो सेंटर के बारे में। स्टीरियो सेंटर क्या होता है, जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है, उसके साथ अगर डिफरेंट डिफरेंट चारों के चारों कंपाउंड्स डिफरेंट हो, उसी को हम क्या कहेंगे, स्टीरियो सेंटर। उसको हम क्या नाम, और ये क्या नाम देते हैं, कायरल, ठीक है। कायरल एंड ए कायरल क्या होता है, जो एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज हो जाए या फिर जिसका मिरर इमेज बने, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, कायरल, सॉरी ए कायरल। जो सुपर इम्पोज हो जाए उसे ए कायरल कहेंगे, और जो सुपर इम्पोज ना हो उसे हम कायरल कहेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे इनैंशियोमर के बारे में। इनैंशियोमर क्या होता है, द स्टीरियो आइसोमर रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आर कॉल्ड इनैंशियोमर, ठीक है। जो एक दूसरे से रिलेटेड होता है लेकिन वो सुपर इम्पोज नहीं होते, ठीक है। मतलब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, ये दोनों के दोनों कंपाउंड जो है सेम है ना। यहाँ पर भी CH3OH NH3H, और यहाँ पर भी CH3HNH3OH है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये दोनों एक ही कंपाउंड है, बट ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं है। इसको तुम जैसे का तैसे उठा करके अगर इसके ऊपर रख दिए तो क्या होगा, NH3 इस साइड है, H इस साइड है एंड OH इस साइड है। यहाँ पर आकर के इस साइड में क्या आएगा, H, इधर आएगा कुछ भी नहीं, इधर तो ब्लैंक रहेगा, इधर NH3 होगा और इधर OH होगा। तो ये क्या है, ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं है। तो जब क्या होगा, कंपाउंड सेम हुआ है लेकिन डायरेक्शंस अलग अलग है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ना हो, उसे हम इनैंशियोमर कहेंगे। लेकिन दोनों का देखो मिरर इमेज तो बन रहा है ना, दोनों का मिरर इमेज बन रहा है। जब हम अगर इसको वापस से रोटेट करवाएंगे तो ये इसका सेम टू सेम इसके जैसा कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। enantiomer possess identical physical properties, namely melting point, boiling point, solubility, refractive index, etc. दोनों enantiomer, इसका और इसका, ठीक है, ये और ये दोनों के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारे के सारे सेम रहेंगे। सिर्फ एक चीज डिफरेंस रहेगा, वो क्या, इन दोनों का जो रोटेशन है। अगर हम एक को मान लेते हैं डी, देखो अब यहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी जरूरी नहीं है कि ये राइट साइड मूव होगा तो डेक्स्ट्रो ही होगा और लेफ्ट मूव होगा तो लीवो ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हम बस उसे मानते हैं। तो अगर हम एक को डेक्स्ट्रो मान लिए तो अगला का रोटेशन अगर डिफरेंट है, या फिर अगला का दूसरे का, उसका जो मिरर इमेज है या फिर उसका जो दूसरे कंपाउंड है जो इसका एनांशियोमर है, वो अगर डिफरेंट है, उससे कुछ भी डिफरेंट है, तो वो क्या होगा, हम उसको लीवो रोटेटरी मान लेंगे। लेकिन अगर हम इस केस में अगर इसको एल मान लेते हैं तो इसको हम डी भी मान सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि राइट साइड डेक्स्ट्रो ही होगा, लेफ्ट साइड लीवो ही होगा। तो they only differ with respect of rotation of plane polarized light, ठीक है, plane polarized light। if one of the enantiomer is dextro-rotatory, the other will be levo-rotatory, ठीक है। अगर एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा लीवो रोटेटरी है, अगर वो रोटेशन उसमें हुआ है तो, ठीक है। अब देखो रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर में क्या है कि अगर दोनों इनैंशियोमर डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी दोनों ही इनैंशियोमर एक ही प्रोडक्ट में बने और 50-50% का ही बने, मतलब दोनों ही बराबर के स्टेबल भी हों, उसे हम रेसिमिक मिक्सचर कहेंगे और उस प्रोसेस को रेसिमाइजेशन कहेंगे,
जैसे कि जब भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, रिएक्टेंट किसी भी रिएक्शन करवाते हैं किसी का भी, तो हम हमें वो होता है ना कि कभी कभी दो प्रोडक्ट मिल जाते हैं, प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट वन एंड प्रोडक्ट टू, जिसमें से एक प्रोडक्ट होता है मेजर और एक प्रोडक्ट होता है माइनर। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों ही 50-50% होना चाहिए। मतलब अगर मेजर होगा तो दोनों ही मेजर होगा, माइनर होगा तो दोनों ही माइनर होना चाहिए। इसे हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो a mixture containing two enantiomer is equal in equal proportion, ठीक है, equal proportion में होना चाहिए, have zero optical rotation, इसमें जो है ऑप्टिकल रोटेशन जो है जीरो होना चाहिए। मतलब क्या, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ठीक है, एक बार राइट साइड देन एक बार लेफ्ट साइड, तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो फाइनल जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि प्लस वन और माइनस वन क्या होता है, जीरो हो जाएगा, न्यूट्रल होगा। तो इसमें जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा वो जीरो होना चाहिए। ध्यान से समझना, एकदम कंसंट्रेट होकर। क्या बोला जा रहा है, अगर दोनों इनैंशियोमर एक ही प्रोडक्ट में मिले हमें और दोनों का प्रोपोर्शन, दोनों का रेशियो सेम हो, 50-50% हो, कोई मेजर माइनर ऐसा कुछ भी ना हो, उसे हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। अब इसमें ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना है कि जो भी मेजर दो प्रोडक्ट बनेगा वो सारे के सारे रेसिमिक मिक्सचर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, उसमें क्या होना चाहिए, एक मेजर और एक माइनर होना, ये सॉरी, दोनों के दोनों 50% होना चाहिए, 50-50%, दोनों के दोनों बराबर स्टेबल होना चाहिए, उसी को हम कहेंगे रेसिमिक मिक्सचर। जैसे हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं, SN1 SN2 रिएक्शन पढ़े थे, न्यूक्लियोफाइल जो है एक लेफ्ट साइड से अटैक करता है, एक न्यूक्लियोफाइल राइट साइड से अटैक करता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, जो लेफ्ट साइड से अटैक करता है उसमें 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, और जो राइट साइड से अटैक करता है उसमें 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो 1 डिग्री में अगर दोनों के दोनों कंपाउंड बनेंगे तो वो सिर्फ लेफ्ट साइड वाला ही ज्यादा मेजर होगा, राइट साइड वाला मेजर नहीं होगा। ठीक है, एंड इसी तरह से 3 डिग्री में भी राइट साइड वाला ज्यादा मेजर होगा, राइट लेफ्ट साइड वाला उतना मेजर नहीं होगा। ठीक है ना, तो बस इसी चीज को समझना है कि रेसिमिक मिक्सचर में दोनों के दोनों प्रोडक्ट जो होंगे वो 50-50% होने चाहिए। ठीक है, और जो कि एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल आउट कर सके। ठीक है, कैंसिल कर देगा। सच अ मिक्सचर इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमिक मॉडिफिकेशन। ठीक है, Process of conversion of enantiomer into racemic mixture is known as racemization. enantiomer को जब हम racemic mixture में convert करते हैं, उस process को हम कहते हैं racemization। जैसे यहाँ पर देखो, दोनों को दोनों सेम है ना, बट यहाँ पे CH3 लेफ्ट साइड है और यहाँ पर राइट साइड है। अगर हम इसे डेक्स्ट्रो मान लेते हैं, ये कैसा रोटेशन दिख रहा है, ये लीवर रोटेशन दिख रहा है, बट इस कंडीशन में क्या है, दोनों के दोनों बराबर बराबर स्टेबल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पर हमें बताना है कौन सा कायरल मॉलिक्यूल है। ठीक है, आइडेंटिफाई कायरल एंड एकायरल मॉलिक्यूल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले कायरल का प्रॉपर्टी चेक करो। कायरल की प्रॉपर्टी क्या थी, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो उसके चारों के चारों कंपाउंड जो होंगे वो डिफरेंट होना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग ब्रेक करेंगे। ठीक है, इसको खोलना है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, ये जो कार्बन है बीच में जिसपे साथ ब्रोमीन लगा हुआ है, उसको पहले ब्रेक करो, सी। ठीक है,
यहाँ पे अगर हम लोग डाल देते हैं Br, ठीक है, पर CH3, देन यहाँ पर H, और यहाँ क्या होगा, इसको साथ में लिखना है C2H5, ठीक है, ऐसे हो गया। अब इसमें क्या है देखो, इसमें सारे के सारे कंपाउंड डिफरेंट है, मतलब ये कैसा कंपाउंड है, ये कायरल कंपाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको करेंगे, इसका क्या करेंगे, जिसके साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है उसी को लिखेंगे पहले, C, इधर Br, ठीक है, इधर H, यहाँ पर भी H, और उसके बाद ये सारे के सारे कंपाउंड कितना है, C3H7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, दो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जिसके वजह से ये क्या होगा, कायरल कंपाउंड नहीं होगा, और ये एक कायरल होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। रिटेंशन, अब हम देखेंगे रिटेंशन क्या होता है, रिटेंशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो देखो, रिटेंशन क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स टू एन asymmetric center during a chemical reaction or transformation। तो रिटेंशन में क्या होता है, जब भी किसी रिएजेंट से हम रिएक्ट करवाते हैं, उसमें उसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल रहे, मतलब जैसा कॉन्फ़िगरेशन है रिएक्टेंट साइड में था, वैसा ही उसका कॉन्फ़िगरेशन बना रहे, उसे हम कहेंगे रिटेंशन। कैसे समझेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, इसके लेफ्ट साइड में CH3H, C2H5, ठीक है, एंड हमने हमने इसका मतलब बताया था ना, वेज एंड डैश का मतलब, ये जो वेज होता है, ठीक है, जो डार्क लाइन में बना होता है, ये इसका मतलब होता है कि C2H5 हमारे ऊपर है, मतलब कार्बन के ऊपर है, जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है वो ऊपर के साइड है, और जो ये डैश में बना हुआ है हाइड्रोजन, ये नीचे की तरफ है, 3D में इमेजिन करना है, और ये जो CH3 है वो प्लेन में है, ठीक है। इसके बाद क्या है यहाँ पे CH2OH, अब रिएक्शन किसके साथ होगा, ये OH को निकालेगा एंड इसकी जगह पे Cl आकर जुड़ जाएगा, है ना। तो ये क्या है, ये देखो अब यहाँ पे था कि राइट साइड में है, राइट साइड में ही क्लोरीन जुड़ा है, ठीक है, राइट साइड में जुड़ा, मतलब इसे कॉन्फ़िगरेशन को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिटेंशन। नाउ इन्वर्शन, एंड हाँ, इस रिएक्शन को कहेंगे SN1 रिएक्शन, क्योंकि उसी साइड से रिएक्ट हुआ है, ठीक है। इन्वर्शन, inversion of configuration is loss less of loss of integrity, ठीक है, of the special arrangement of bonds to an asymmetric center during a chemical reaction or transformation। ये अपना इंटीग्रिटी, ये अपना स्पेशल अरेंजमेंट खो देता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इन्वर्शन। कैसे, फॉर एग्जाम्पल SN2 रिएक्शन में जो होता है, ये क्या है, यहाँ पे सारे सारे लेफ्ट साइड में है, CH3H, यहाँ Br, यहाँ आयोडीन क्या करेगा, ये इधर से लेफ्ट साइड से अटैक करेगा और ब्रोमीन निकल जाएगा, है ना। इसमें क्या है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिस्टर्ब हो गया। इस रिएक्शन को कैसा रिएक्शन कहते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं SN2 रिएक्शन। अब इसमें भी है, अगर इन्वर्शन एंड रिटेंशन दोनों 50-50% शो करें, उसको हम कहेंगे रेसिमाइजेशन, मतलब दोनों एक ही प्रोडक्ट में 50-50% दोनों स्टेबल भी हो, उसे हम कहेंगे रेसिमाइजेशन। जैसे कि कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, Cl, यहाँ पे क्लोरीन है, एक बार आयोडीन इधर से अटैक करेगा, एक बार इधर से अटैक करेगा, देखो यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट कैसा बनेगा, अगर SN2 के अकॉर्डिंग देखे तो आयोडीन इधर से जुड़ेगा, SN1 के अकॉर्डिंग देखे तो राइट साइड में जुड़ेगा, ठीक है। ये क्या है, ये मेरा इन्वर्शन है, ये रिटेंशन है, एंड दोनों एक ही में शो कर रहा है, इसे हम कहेंगे रेसमिक मिक्सचर। चलो, स्टीरियोकेमिस्ट्री खत्म हो गया। कोई क्वेश्चन डाउट हो कुछ भी तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा, ठीक है।
तो अब देखेंगे, अब हम लोग करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हम लोग देखे थे कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में क्या होता है। देखो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में क्या था, जो फंक्शनल ग्रुप है या फिर जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है वो डायरेक्ट कहाँ अटैक कर रहा है, वो अटैक कर रहा है कार्बन पे, है ना। वो उस फंक्शनल ग्रुप को निकाल कर, सबस्ट्रेट को निकाल कर खुद वहां पर कार्बन के साथ अटैक कर रहा है, कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। बट एलिमिनेशन रिएक्शन में कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं करता, वो सिर्फ हाइड्रोजन को निकालता है। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ वो रिएक्ट करेगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इसको रिएक्शन इसका होता कैसे है ये समझना है अच्छे से। इसका रिएक्शन कैसे होगा, कोई भी मेरा कंपाउंड है, ठीक है, मान लेते हैं सी CH3, ओके, HCl, देन यहाँ पर भी H। ठीक है, अब ये क्या करेगा, सबसे पहले तो इस क्लोरीन को निकालना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, अब क्या होगा, ये H2 तो यहाँ अब ये तो H2 कुछ दे नहीं सकता, इसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर जो H है इसको ये निकालेगा, जो मेरा रिएजेंट होगा। ठीक है, जो रिएजेंट होगा, और ये H प्लस यहाँ से निकलेगा, इसके पास माइनस चार्ज आएगा, एंड ये माइनस एंड प्लस मिल करके दोनों मिलकर यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझना है कि जैसे कि देखो, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक स्टोरी समझते हैं। मान लो कि एक लड़का और एक लड़की बेंच में बैठा हुआ है, पार्क में बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि वो जो लड़की है वो उसको वैल्यू ही नहीं दे रही है, वो उससे बात ही नहीं कर रही है, तो क्या होगा। ठीक है, और वो जो लड़का है, मान लो कि वो जो है बहुत ही अच्छा जॉब करता है बट वो दिखने में उतना अच्छा नहीं है, तो उसके लिए ऑलरेडी पहले कोई वेट कर रही है, बट उस लड़के की नज़र में है कि वो उसे अच्छी खूबसूरत लड़की चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या है कि वो जो लड़की है वो उसे भाव ही नहीं दे रही है, तो क्या होगा कि भाव नहीं दे रही है, बट वो लड़का तो उसे पसंद करता है। ठीक है, वो तो उसे पसंद करता है, लेकिन क्या होगा कि जब तक वो लड़की खुद ही अप्रोच नहीं करेगी, वो खुद ही, वो जेंटलमैन है, वो खुद से जाकर के उसके पास नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो लड़की जो है ऑटोमेटिक आकर के खुद से बाहर आकर निकल गई, खुद से बाहर आकर निकल गई। तो क्या होगा, जो सेकंड गर्ल थी, जो लड़की उसको पसंद करती थी, वो जाकर के उसके साथ बॉन्ड बना लेगी। ठीक है, तो क्या हुआ, एक तो वो ऑटोमेटिक निकल गई, इसे हम कहेंगे क्या, E2 रिएक्शन। उसमें SN2 रिएक्शन था। ठीक है, इसमें हम सॉरी इसमें होगा ये E1 रिएक्शन, जो खुद से बाहर निकल जाए, जिसके लिए कुछ मेहनत ना करना पड़े, उसे हम कहेंगे E1 रिएक्शन। और जिसे हम निकालना पड़े जिसको, उसको हम कहेंगे E2 रिएक्शन। मतलब जो सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों पे रिएक्शन डिपेंड करता है, उसको हम कहेंगे E2 रिएक्शन। और जो सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट एक ही पे रिएक्शन डिपेंड करता है, उसे कहेंगे E1 रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ देखना है क्या, कि ये जो रिएक्शन होगा वो ज़्यादातर फॉलो करेगा, यहाँ पर अब ज़्यादातर फॉलो करेगा प्रोटिक सॉल्वेंट पे। ठीक है, प्रोटिक सॉल्वेंट अब क्या होता है बता चुके हैं, जिसके साथ हाइड्रोजन एटम का बॉन्डिंग हो। ठीक है, प्रोटिक सॉल्वेंट में इज अ सॉल्वेंट दैट हैज हाइड्रोजन एटम बॉन्ड टू एन ऑक्सीजन एटम। ये क्या होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब ज़्यादातर पोलर ग्रुप होता है। ठीक है, द मॉलिक्यूल ऑफ सच सॉल्वेंट रेडिली डोनेट प्रोटॉन, हाइड्रोजन प्रोटॉन टू रिएजेंट। और रिएजेंट को क्या करेगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट कर देगा, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से ऑटोमेटिक प्रोटिक सॉल्वेंट में लूज कर जाएगा, निकल जाएगा, ताकि वो क्या करेगा, वो वहां पे बॉन्ड बना सके। ए प्रोटिक सॉल्वेंट कैन नॉट डोनेट हाइड्रोजन एटम, ए प्रोटिक सॉल्वेंट जो होगा वो डोनेट नहीं करेगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट का। प्रोटिक सॉल्वेंट का H2O, CH3OH, CH3CH2OH। ठीक है,
देन फॉर्मिक एसिड, उसके बाद कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, यहाँ पर आर ग्रुप हम लगा सकते हैं, यहाँ पे आर ग्रुप लगा सकते हैं। देन ए प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है एसीटोन, ये हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं बनता, ठीक है। एन एन डाईमिथाइल फॉर्मएमाइड, ठीक है। एसीटोनाइट्राइल, डीएमएसओ, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे सारे प्रोटिक सॉल्वेंट है, एंड ये ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। ए प्रोटिक सॉल्वेंट किस में यूज होगा? ए प्रोटिक सॉल्वेंट देखो वहां पर यूज होगा जहां पे हाइड्रोजन हमें निकालना पड़े, जो खुद से ना निकले, ठीक है। एंड प्रोटिक में खुद ब खुद डोनेट कर जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो E1 रिएक्शन, E1 रिएक्शन में क्या क्या फॉलो होगा? वीक बेस होना चाहिए, वीक बेस या एसिडिक और प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। E1 रिएक्शन में क्या चाहिए था? हाइड्रोजन खुद ब खुद रिलीज कर जाए, तो प्रोटिक में क्या था? हाइड्रोजन जो है ऑटोमेटिक रिलीज कर जाएगा, ठीक है। E1 स्टैंड फॉर यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, इट इज टू स्टेप प्रोसेस, ठीक है, जो कि डिपेंड करेगा आयोनाइजेशन और डीप्रोटोनेशन। आयोनाइज करेगा वो रिएक्शन को, और एक डीप्रोटोनेशन करेगा, मतलब प्रोटॉन को ले लेगा। E1 typically takes place in tertiary alkyl halide, ठीक है। ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड में ज्यादा प्रेफर करेगा। द रिएक्शन रेट इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, जो रिएक्शन का रेट कैसे पता चलेगा? अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड करेगा, ठीक है। अल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। फेवर्ड बाय प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, प्रोटिक सॉल्वेंट पे ज़्यादा फेवर होगा रिएक्शन। रिएक्शन यूजुअली अकर इन एसिडिक कंडीशन एंड हाई टेम्परेचर, इसके लिए टेम्परेचर जो है बहुत ही हाई चाहिए। भाई हमें कार्बन ब्रेक करना है, हाइड्रोजन बॉन्ड को निकालना है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर ही चाहिए होगा ना। लेट्स सी कि रिएक्शन होता कैसे है। देखो हमें यहाँ पे दो रिएजेंट लेना पड़ेगा रिएक्शन करवाने के लिए। सबसे पहले तो एक लेना होगा अल्कोहल ग्रुप, एंड अगला लेना होगा KOH ग्रुप, ठीक है। इसको हम लोग पहले बनाकर देखते हैं। देखो एक हमें लेना होगा CH3 CH2OH, ठीक है। एंड नेक्स्ट दूसरा लेना होगा KOH या फिर NaOH, कुछ भी ले सकते हैं। इसकी जगह पर भी CH3OH ले सकते हैं, CH3 CH2 मतलब प्रोपेन, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल, कोई भी अल्कोहल ग्रुप ले सकते हैं, चाहे वो कितना भी लंबा चेन हो, ठीक है। कोई भी अल्कोहल ग्रुप ले सकते हैं, बट हाँ ज्यादा लंबा चेन नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, कार्बन का जो हाइड्रोजन के ऊपर पकड़ है या फिर ऑक्सीजन के ऊपर जो पकड़ है वो वीक हो जाएगा। तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेना है, कम से कम हम ब्यूटानॉल तक ले सकते हैं। यहाँ पे KOH भी हो सकता है, NaOH भी हो सकता है, दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ये दोनों रिएजेंट आपस में रिएक्ट करेंगे। डायरेक्टली अल्कोहल ग्रुप CH3CH2OH डायरेक्टली उसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ये अपने में बहुत स्ट्रांग है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है, ये नहीं जाने देगा, ठीक है। ये मतलब खुद में स्टेबल है, तो ये जो रिएक्शन नहीं होने देगा। तो जिसकी वजह से पहले क्या करना होगा, हमें एक आयोनाइज करना पड़ेगा उसे। तो यहाँ पे ये जो H प्लस है, ये H प्लस इस OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे क्या बन आ जाएगा, O माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये K प्लस होगा, ये K प्लस और यहाँ O माइनस के साथ रिएक्शन करेगा। मेरा क्या मेरा मेरा फाइनल रिएजेंट क्या बनेगा? CH3 CH2O K, ठीक है। OK भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे अगर हम NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, ये बहुत अच्छा बेस है, यहाँ पे आ जाएगा Na,
ठीक है, हम यहाँ पर NaOH के साथ भी कर सकते हैं और KOH के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मेरा यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या है, CH3CH2O माइनस K प्लस। ठीक है, अब क्या होगा, ये ब्रोमीन जो है ये इवन रिएक्शन है तो ऑटोमेटिक ये ब्रोमीन तो निकल ही जाएगा। ठीक है, अब इसके पास क्या आ गया, इसके पास आ गया प्लस चार्ज। ये प्लस चार्ज ये क्या करेगा, माइनस, ये इस हाइड्रोजन H प्लस को ले लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दो कंडीशन होता है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये सिर्फ हाइड्रोजन प्लस को ले रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन को नहीं ले रहा। उसका इलेक्ट्रॉन वो वहीं रहेगा और वहां रहकर क्या करेगा, ये प्लस और ये माइनस मिल करके यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, देखो ये रिएक्शन कैसा होगा, यहाँ पर देखो ऐसा होगा, CH3CH2O माइनस है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से रिएक्शन ले रहा है, मतलब ये हाइड्रोजन को धीरे धीरे अपने तरफ खींच रहा है और यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ फाइनल प्रोडक्ट मेरा क्या बन गया, CH3CH2OH। ठीक है, इसके कहते हैं हम लोग E1 रिएक्शन, तो याद रखना है इसको। नेक्स्ट E2 रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग बेस एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसमें क्या होना चाहिए, बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसमें क्या था, वीक बेस होना चाहिए था, हो सकता था वीक बेस। ठीक है, और इसमें स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, जैसा न्यूक्लियोफाइल था SN1 SN2 सेम टू सेम ये भी वैसा ही है, बहुत माइनर सा ही डिफरेंस होगा इसमें। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफाइल SN2 में भी एप्रोटिक सॉल्वेंट था। ठीक है, इसमें E2 रिएक्शन में क्या होगा, E2 स्टैंड फॉर बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन जो है एक स्टेप में, वन स्टेप मैकेनिज्म है, एक ही स्टेप में हो जाएगा। और ये कैसा बॉन्ड बनाता है, कार्बन और हाइड्रोजन एंड कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेक होगा और कार्बन हेलोजन ग्रुप बॉन्ड भी ब्रेक होगा और बनाएगा डबल बॉन्ड। E2 रिएक्शन ये जो है वन स्टेप प्रोसेस है, सिंगल स्टेप प्रोसेस, typically undergone by primary, secondary and tertiary substituted alkyl। ये तीनों से अच्छे अच्छे से फॉलो होगा। ठीक है, रिएक्शन रेट जो होगा वो ज्यादातर इन्फ्लुएंस किससे होगा, अल्काइल हैलाइड के वजह से और बेस के वजह से। ठीक है, ये रिएक्शन बायोमोलिकुलर होगा एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा ये। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा, हम लोग ऑर्डर के बारे में केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, E2 रिएक्शन जो है टिपिकली स्ट्रॉन्ग बेस है, इसमें चाहिए एप्रोटिक सॉल्वेंट, जो प्रोटिक सॉल्वेंट होगा वो वीक बेस बना देगा, बेस को वीक बना देगा। ठीक है, इसमें भी सेम कंडीशन, CH3COOH लेंगे एंड KOH लेंगे, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, H2O रिलीज हो जाएगा एंड यहाँ पे बना लेगा CH3CH2OK। देन यहाँ क्या होगा, सबसे पहले तो ये O माइनस जो होगा, ये O माइनस यहाँ पर हाइड्रोजन को अटैक करेगा इधर से। देन ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होगा, ये फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये फॉर्म हो रहा है और यहाँ से देखो ब्रोमीन जो है निकलता जा रहा है, जैसे जैसे हाइड्रोजन जो है लूज होगा वहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, वहां फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन बना होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वैसे ही फिर ब्रोमीन निकल जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या था कि जो मेरा हेलोजन ग्रुप है वो ऑटोमेटिक पहले से नहीं निकल रहा, उसे निकाला जा रहा है। E1 रिएक्शन में क्या था, पहले निकलेगा ब्रोमीन, वहां पॉजिटिव चार्ज आया, उसके वजह से हाइड्रोजन को लूज किया गया। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, पहले हाइड्रोजन को लूज किया जाएगा CH3CH2OK से या ONA से, देन उसके बाद ब्रोमीन लूज करेगा। ठीक है, मेरा फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा और K प्लस एंड Br माइनस लूज होकर के KBr बना लेगा। ठीक है ना, अब हम जो क्या करते हैं, ये एलिमिनेशन रिएक्शन मेरा खत्म हो गया, अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, E1 और E2 में क्या डिफरेंस है। तो E2 जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है,
E1 बेस स्ट्रेंथ इज अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है। E2 में बेस का स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन E1 में बेस का स्ट्रेंथ कोई मायने नहीं रखता। बोथ E1 एंड E2 नीड्स गुड लिविंग ग्रुप, दोनों ही गुड लिविंग ग्रुप चाहिए दोनों को, ताकि हेलोजन जो होगा, जैसे वहां पे अगर ब्रोमीन की जगह पे फ्लोरीन अगर जुड़ जाए तो वो बेटर लिविंग ग्रुप नहीं होगा। सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होता है? आयोडीन, ठीक है, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप आयोडीन होता है। E2 को ए प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, जबकि E1 को प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस E1 में हो सकता है, बट E2 में कोई जरूरी नहीं है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? ज्यादा बल्कि ग्रुप, ज्यादा कार्बन आकर के जोड़ सकते हैं, ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस बना सकते हैं। E2 में उसे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, और E1 में फर्क पड़ता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अल्फा बीटा गामा एलिमिनेशन। अब अल्फा बीटा गामा होता क्या है, पहले इसको समझना है। देखो, जैसे मेरे पास एक कार्बन है, सी सी सी, एंड यहाँ पे कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो देखो, जिसके साथ हेलोजन ग्रुप जुड़ा रहता है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, इसे कहेंगे बीटा कार्बन, एंड इसे कहेंगे गामा कार्बन। अब देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही होगा, ऐसा ही होगा, मतलब जो मेरा फंक्शनल ग्रुप होगा वो इसी साइड जुड़ेगा। अगर ऐसा हो गया कि यहाँ पर जुड़ गया मेरा हेलोजन ग्रुप, एंड इधर का कार्बन है, इधर भी कार्बन है, फिर ये मेरा अल्फा कार्बन, इस साइड बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन, तो ये भी गामा कार्बन, ठीक है। अब एक और कंडीशन हो जाए क्या, कि यहाँ एक और कार्बन जुड़ जाए, सॉरी कार्बन जुड़ जाए, यहाँ एक और कार्बन जुड़ जाए, तो ये अल्फा कार्बन, तो ये भी बीटा कार्बन, मतलब यहाँ पे तीन तीन बीटा कार्बन होंगे। जिधर भी मेरा फंक्शनल ग्रुप जुड़े वो कार्बन अल्फा कार्बन होगा, उसके आसपास के जितने कार्बन है जस्ट पड़ोसी बीटा कार्बन होगा, एंड उसके बाद जितने भी कार्बन होंगे वो गामा कार्बन होंगे, ठीक है। तीन तक ही हम लोग देखते हैं, ज्यादा नहीं देखते। चलो, अल्फा कार्बन क्या होगा? अल्फा एलिमिनेशन, जब टू एटम्स आर रिमूव फ्रॉम सेम कार्बन आर कॉल्ड अल्फा एलिमिनेशन, ठीक है। जब एक ही कार्बन से दो एटम लूज हो उसे हम कहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, OH और यहाँ से Cl लूज हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन लूज हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, दो एटम एक ही कार्बन से लूज हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? अल्फा एलिमिनेशन। Then beta elimination, two atoms are removed from adjacent carbon, adjacent carbon होना चाहिए, एकदम अगल बगल होना चाहिए, ठीक है, उसे हम कहेंगे बीटा एलिमिनेशन। जैसे ये कैसा कंपाउंड है, यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। देन इसमें यहाँ पे ब्रांच लगा हुआ है एंड यहाँ पर ब्रांच लगा हुआ है, ठीक है। ये कैसा कार्बन है, वेट, देखो, ये जो यहाँ पे जितने भी डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 2 और 3, ठीक है, तो 1 2 3, इधर भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, देन इधर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ब्रोमीन, ठीक है। ये H3 है, ये H3, यहाँ पर भी H3, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों इसके ब्रांच हैं, ठीक है। इसको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ब्रोमीन जो है निकल जाएगा, और
यहाँ पे क्या होगा कि ये कार्बन भी हाइड्रोजन को दे सकता है, ये हाइड्रोजन भी दे सकता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना सकता है, एंड इससे भी हम हाइड्रोजन ले सकते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना सकते हैं। यहाँ देखो क्या है, दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है कि मेरा जो कंपाउंड होगा, मेरा जो कंपाउंड होगा वो दो बनाएगा, दो प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। अगर यहाँ वाला कार्बन टू अगर हाइड्रोजन लूज करता है तो डबल बॉन्ड यहाँ होगा, और अगर कार्बन वन हाइड्रोजन डोनेट करता है तो डबल बॉन्ड इधर बनेगा। तो एक प्रोडक्ट मेजर होगा और एक प्रोडक्ट माइनर होगा। ये कैसे होगा हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। गामा एलिमिनेशन, ओके। गामा एलिमिनेशन क्या होगा, सेम, फर्स्ट में क्या था, सेम कार्बन से दो एटम, दूसरे में एडजेसेंट कार्बन से, एंड अभी यहाँ थर्ड में एक छोड़कर, ठीक है। जब गामा कार्बन टू एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम कार्बन एंड फॉर्म फ्रॉम कॉर्नर कार्बन, कॉर्नर कॉर्नर के कार्बन पे, और बनाएगा एक रिंग फॉर्म कर लेगा, रिंग बना लेगा, इसे हम कहेंगे गामा कार्बन। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पर यहाँ से क्लोरीन निकल रहा है, क्लोरीन लूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो एक हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन यहाँ से लूज हो करके ये दोनों मिलकर के यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, ये C6H5, यही ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है। ये क्या हुआ, यहाँ से एक हाइड्रोजन लूज करके उसके साथ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, एंड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, नहीं, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया एंड यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि क्लोरीन Cl माइनस लूज हुआ, ये दोनों मिल करके आपस में बॉन्ड बना लिया, एंड ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। इसको हम क्या कहेंगे, गामा एलिमिनेशन। तो एक का लूज यहाँ से हुआ और एक का लूज यहाँ से हुआ, ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, गामा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। थैंक यू।